जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। वन विभाग की अभिरक्षा से बाघ की खाल की तस्करी मामले में गिरफ्तार आरोपी हुआ फरार। वन विभाग का पूरा अमला फरार आरोपी की कर रहा पतासाजी। कमजोर वर्ग को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा देने शुरू की गई आयुष्मान कार्ड योजना बन रही परेशानी का कारण। आयुष्मान कार्ड के आधार से लिंक नहीं होने पर हितग्राही हो रहे परेशान। मलाजखंड पुलिस ने अंतर्राज्यीय ट्रैक्टर ट्राली चोर गिरोह का किया गिरफ्तार। 5 छत्तीसगढ़ और एक झारखंड निवासी चोर भेजे गए जेल। कलेक्ट्रेट स्थित पंजीयन कार्यालय में सर्वर डाउन के चलते आवेदक हो रहे परेशान। पंजीयन कार्यालय के बाहर लगी आवेदकों की भीड़। शासन स्तर पर चल रहा अपग्रेड करने का कार्य। 24 लाख रुपए गबन के मामले में सिंडिकेट बैंक उपवा मैनेजर और सहायक प्रबंधक सहित 5 आरोपियों को न्यायालय ने सुनाई 10-10 वर्ष के कारावास की सजा। 1-1 लाख रुपए के अर्थदंड से भी किया दंडित। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा और उपचार देने के लिए शुरू की गई आयुष्मान कार्ड योजना इन दिनों सुविधा से ज्यादा परेशानी का कारण बन रही है। सुविधा उनके लिए जिन्हें आयुष्मान कार्ड का लाभ मिला है और परेशानी उन हितग्राहियों के लिए जिनके पास आयुष्मान कार्ड तो है लेकिन अस्पताल में इसका उपयोग नहीं कर पा रहे। इसके पीछे वजह है आयुष्मान कार्ड का आधार कार्ड से लिंक न होना। बीते दिनों आयुष्मान भारत निरामयम मध्य प्रदेश के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने प्रदेश के सभी जिलों को आदेश जारी कर हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने के लिए कहा गया था। इसमें बालाघाट जिले में 3547 हितग्राही ऐसे हैं जिनके आयुष्मान कार्ड अब भी नॉन केवाईसी यानी आधार से लिंक नहीं हुए हैं। ऐसे हितग्राहियों की पहचान करने में विभाग को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। आपको बता दें कि 23 सितंबर 2018 को आयुष्मान भारत निरामयम योजना की शुरुआत की गई। शुरू में हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड सरकारी अस्पताल और सीएससी सेंटरों में बनाए जाते थे, लेकिन अब अस्पतालों सीएससी सेंटरों के अलावा नगरपालिका सहित अन्य स्थानों में आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं, जिससे ऐसे हितग्राहियों की पहचान करने में मुश्किल हो रही है जिनके आधार कार्ड आयुष्मान कार्ड से लिंक है या नहीं। इस संबंध में आयुष्मान योजना के जिला समन्वयक कृष्णा चौधरी ने दूरभाष पर चर्चा के दौरान बताया कि ऐसे हितग्राहियों की पहचान के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन नॉन केवाईसी वाले हितग्राहियों के नाम और पते का रिकॉर्ड विभाग के पास उपलब्ध नहीं है। हालांकि जब हितग्राही आयुष्मान कार्ड से इलाज कराने अस्पताल जाएंगे तो पोर्टल पर एंट्री करते हुए स्पष्ट हो जाएगा कि उनका आधार कार्ड से लिंक है या नहीं। अगर लिंक नहीं होगा तो तत्काल केवाईसी की प्रक्रिया करके हितग्राही को योजना के अंतर्गत उपचार में लाभ दिया जाएगा। लेकिन इस योजना से जुड़े ऐसे कई हितग्राही हैं जिन्हें मुसीबत के समय योजना का लाभ नहीं मिला। मजबूरी में उन्हें इलाज में हुआ खर्च अपने जेब से भरना पड़ा। तो अभी इस्तेमाल उसका हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। तो अभी किसी का परिवार में किसी का एक्सीडेंट वगैरह या कोई इलाज वगैरह करवाने के लिए गए थे क्या? नहीं जी, लड़की की तबीयत खराब थी। अच्छा, कहाँ पे लेके गए थे? नागपुर गए थे। कितने का बिल बना था उसका? वहाँ पर बने 80,000। तो उसको आयुष्मान कार्ड से राशि माफ हुई नहीं हुई? कुछ भी नहीं हुई। तो जेब से डालना पड़ा? हाँ, जेब से दिए हैं। तो आयुष्मान कार्ड का इस्तेमाल नहीं हुआ? तो ये फायदेमंद नहीं है क्या ये योजना? आपको बता दें कि बालाघाट जिले को 13,22,342 आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य प्राप्त हुआ था। सितंबर 2018 से 28 दिसंबर 2022 तक जिले में 10,20,451 हितग्राहियों का आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। जिला समन्वयक कृष्णा चौधरी ने बताया कि इस साल सितंबर माह में आयुष्मान कार्ड बनाने के मामले में बालाघाट का प्रदेश स्तर पर 48वां स्थान, जो दिसंबर माह में 15वें स्थान पर है। 15 जनवरी 2023 तक लक्ष्य हासिल करने के साथ नॉन केवाईसी आयुष्मान कार्ड हितग्राहियों की पहचान कर उन्हें आधार कार्ड से लिंक कराने का प्रयास किया जाएगा।
लालबरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम छतेरा के गोंडी टोला में बीती रात आधा दर्जन लोगों ने एक घर में बलवा करते हुए पिता पुत्र को तलवार और लाठी से मारपीट कर घायल कर दिया। यह वारदात रात में तालाब से खेत में पानी चलाने के विवाद के चलते हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार उमेद बिशेन अपने परिवार के साथ खेती किसानी करता है। बताया गया है कि शिवराम तुमसरे कनकी निवासी, जिसका गोंडी टोला खेत में पोल्ट्री फार्म है और वह ईंट का भी धंधा करता है। शिवराम तुमसरे और उमेद बिशेन का खेत लगा हुआ है। इन दिनों उमेद बिशेन ने अपने खेत में सरसों की फसल लगाई है, जो सरसों की फसल में तालाब में पंप लगाकर खेतों में सिंचाई करता है। बताया गया कि 27 दिसंबर की रात्रि 9 बजे उमेद बिशेन अपने बेटे मनोज बिशेन के साथ तालाब से अपने खेत में पानी चलाने के बाद मोटर बंद करके अपने घर आ गए थे और खाना खाने के बाद सो गए थे। रात्रि 10:30 बजे करीब शिवराम तुमसरे अपने 5 लोगों के साथ उमेद बिशेन के आंगन में आए और दरवाजे के पास खड़े होकर शेर की दहाड़ जैसी आवाज़ निकाली। आवाज़ सुनकर उमेद बिशेन और बेटे मनोज साथ में घर के बाहर आए, जिन्होंने उमेद बिशेन और उसके बेटे मनोज को अश्लील गालियां देकर लाठी और तलवार से उन पर हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले में घर की महिलाएं भी बाहर निकल गई। शिवराम तुमसरे और उसके साथियों ने तलवार से वार कर दिया। तलवार का वार उमेद बिशेन के सर में लगा, वहीं लाठी के वार से उसका बायां हाथ, दाहिना पैर काफ़ी छोटे आए। उमेद बिशेन के बेटे मनोज को भी काफ़ी मारपीट की गई। बीच बचाव करने के लिए घर की महिलाएं आए और उनके साथ भी इन लोगों ने झुमाझटकी तथा धक्का मुक्की किया और वहां से फरार हो गए। इस घटना की सूचना डायल 100 को दी गई। डायल 100 के कर्मचारियों ने उमेद बिशेन और मनोज बिशेन को बयान दिया गया और उसके बाद रात्रि में ही 108 एम्बुलेंस से दोनों पिता पुत्र को जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर अधिक चोट लगने से घायल उमेद बिशेन को भर्ती किया गया है। मारपीट हुई थी आपके साथ, क्या मामला था, किन्ने मारा था? अब शिवराम है सर, अब उनके आदमी का नाम मालूम नहीं है। किस बात को लेकर मारपीट हुई थी? बात कुछ नहीं, हम आए थे पानी बस चलाने के लिए गए थे, मोटर बंद करने गए थे। मोटर बंद करके घर को आए और हम नींद में थे। नींद में हमको उठा के आवाज मारा तो हम उठे और सीधे दरवाजा खोले तो उन्होंने लाठी बरसाना। कितने लोग थे? तलवार की सर 6 लोग थे। शहर में विकास के तमाम दावों के बीच नगरीय क्षेत्र में ऐसे कई वार्ड और नगर है जहां आज भी लोग मूलभूत सुविधाओं से महरूम है। ऐसा ही एक नगर है वार्ड क्रमांक 4 के अंतर्गत आने वाला देवनगर। करीब 70 मकान वाले इस रहवासी क्षेत्र में लंबे समय से न सड़क बनी न नालियों का निर्माण हुआ। रहवासियों की कोशिशों और आपस में पैसा जमा करके देवनगर में स्थायी बिजली कनेक्शन तो आ गया, लेकिन स्ट्रीट लाइट आज तक रोशन नहीं हो पाई। उबड़ खाबड़ रोड पर रात के वक्त कई लोग हादसे का शिकार होते हैं। इस संबंध में रहवासियों ने कई बार नगर पालिका को ध्यान दिलाया, लेकिन हर बार मिला तो सिर्फ आश्वासन। बैयर रोड के किनारे बसे देवनगर वैसे तो शहर के शोरगुल से कोसों दूर है, लेकिन यहाँ सुविधाओं का टोटा लोगों के लिए परेशानी का कारण बन रहा है। समय के साथ ही यहाँ भवनों का निर्माण तेज गति से हो रहा है, लेकिन सालों बाद भी यहाँ रोड, नाली, स्ट्रीट लाइट जैसी सुविधाएं न पहुँचने के कारण लोग खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। कच्चे मार्ग की हालत दयनीय हो चुकी है। रहवासी अपने स्तर पर रोड पर गिट्टी, मुरुम, बजरी डालकर रोड को चलने लायक बनाते हैं, लेकिन एक बारिश के बाद इसमें फिर गड्ढे बन जाते हैं, जहां से चलना दूभर हो जाता है। नगर पालिका के क्षेत्र की हालत बताने पर रहवासियों को आश्वासन मिलता है। रहवासियों ने बताया कि जब उन्होंने 10 साल पहले यहाँ मकान बनाया था तब लंबे समय तक अस्थायी बिजली कनेक्शन लिया था। बजट बिगाड़ने वाले बिल से परेशान होकर सभी रहवासियों ने जन भागीदारी के अंतर्गत 20-20 हज़ार रुपये जमा कर बिजली पोल लगवाकर स्थायी कनेक्शन लिया, लेकिन स्ट्रीट लाइट आज तक नहीं लग पाई। लोगों का कहना है कि उनके द्वारा नगर पालिका को सभी तरह के टैक्स दिए जाते हैं, लेकिन उन्हें मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही। बस ये रोड का समस्या है। किस तरीके की परेशानी होती है यहाँ पर? सब कुछ भैया, कचरा फेंकने का, ये वो एक खम्बे में लाइट। अच्छा, स्ट्रीट लाइट भी नहीं है यहाँ पर? तो नगर पालिका वाले क्या बोलते हैं? लगेगा बोलते हैं, पर कितने साल सब जमा करे हैं 20-20 हज़ार रुपये जब ये लाइट लगी है, लेकिन खम्भों में स्ट्रीट लाइट नहीं है। अच्छा, तो अम्मा जी बताइए, आप लोगों ने जनप्रतिनिधि पार्षद वगैरह से तो मुलाकात की होगी? हाँ, करते हैं, जाते हैं सब मोहल्ले वाले। अच्छा, सभी लोग टैक्स पटाते होंगे फिर तो? हाँ। तो उसके बावजूद भी यहाँ पे डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है, मतलब निर्माण कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं? इन्हें रोड और बिजली 2 ही समस्या है। हाँ। स्ट्रीट लाइट। हाँ। बाकी और कोई समस्या नहीं है।
पानी निकासी की भी समस्या है आप? नाली का भी है। क्या कब से रह रहे हैं इस कॉलोनी में आप? 2014 से। सर क्या वजह है कि अभी तक नगर पालिका को अपने सारे टैक्स पटा रहे हैं, उसके बावजूद भी आपके यहाँ पे निर्माण कार्य नहीं हो पा रहे हैं? हाँ सर, टैक्स तो पट रहा है, निर्माण कार्य नहीं हो रहा है। तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना सर। तो आप लोगों ने कभी बोले नहीं कि अध्यक्ष मैडम को, पार्षद मैडम को, पार्षद को? बोले थे सर बहुत, पर ध्यान ही नहीं दे रहे। हाँ बोल देते हैं बस। रहवासियों ने बताया कि उन्होंने सालों पहले नगर पालिका से नियम के तहत परमिशन लेकर आवास बनाए थे। शुरुआत कुछ ही मकान बने थे, इसलिए उम्मीद थी कि मकानों की संख्या बढ़ने के साथ विकास के कार्य होंगे, लेकिन आज तक यहाँ रोड नहीं बनी। इसके अलावा घरों से निकलने वाले दूषित पानी की निकासी के लिए नाली का निर्माण नहीं हुआ है। कई बार जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर चुके हैं। नगर पालिका कहती है कि यह कॉलोनी अवैध है। तो सवाल यहाँ उठता है कि अगर कॉलोनी अवैध है तो लोगों को मकान बनाने की परमिशन क्यों दी गई और अभी भी क्यों दी जा रही है? स्वच्छता को लेकर देवनगर में स्थिति खराब है। नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इस रहवासी क्षेत्र में कचरा गाड़ी की सुविधा नहीं मिल रही है। स्ट्रीट लाइट के अभाव में चोरियां भी बढ़ रही है। लोग एक रात के लिए भी अपना घर सूना छोड़कर जाने से कतराते हैं। कब से रह रहे हैं यहाँ पे? 2015 से। क्या समस्या जा रही है अभी? समस्या आ रही है, पानी निकासी के नाली नहीं है, रोड नहीं है अपने यहाँ, और लगातार पानी भर जाता है बरसात में, तो पानी निकासी खाली प्लाट में पानी भरेंगे, गंदे पानी। कितने साल हो गए इस कॉलोनी को बसे हुए के लिए? 10-12 साल हो गए, 10 साल तो हो गए। 10 साल। क्यों नहीं बना पा रही नगर पालिका अभी तक? क्या मालूम क्या समस्या है उनकी। अब तो आप लोग पा रही, टैक्स ले रही बराबर है ना, लाइट की पैसे ले रहे हैं और टैक्स तो बराबर ले रहे हैं हमारे से। तो आप लोगों ने कभी जनप्रतिनिधि वार्ड पार्षद से कभी मुलाकात नहीं की इस संबंध में? बोले थे ऐसी, वार्ड पार्षद अभी नया जो बना है उनको बोला था अभी एक दिन मैंने, तो बोले हाँ करवाएंगे, ऐसा कहा। बस सिर्फ आश्वासन नहीं मिलता? हाँ बस आश्वासन दे रहे हैं। क्या नाम सर आपका? शरद नागपुर। शुरुआत में तो हम समझ रहे थे घर काम है, जैसे जैसे अब घर बढ़ जाएंगे कॉलोनी में तो प्रशासन ध्यान देगा, लेकिन वो वैसा हुआ कुछ नहीं। जनप्रतिनिधियों से भी मिले, उन लोगों को तो लगातार आश्वासन मिलते रह रहा है, लेकिन हुआ कुछ नहीं है। अब वो पता नहीं क्या कॉलोनी को क्या अनऑथराइज है, ऐसा है क्या कुछ बता रहे हैं, लेकिन हम लोग तो क्या है बराबर है परमिशन लेके ही, नगर पालिका से परमिशन लेके ही घर बनाए हैं। परमिशन के साथ साथ अब लगातार टैक्स भी दे रहे हैं, जब से घर बना है तब से टैक्स दे रहे हैं। वो सड़क नहीं बनी है, बिजली की समस्या थी, बिजली की समस्या हम लोग जन भागीदारी से खुद कॉलोनी वाले पैसा जमा करके ट्रांसफार्मर लाए हैं। अभी सबसे बड़ी समस्या रोड की है, दूसरी पानी निकासी की समस्या है। पानी निकासी की समस्या तो इतनी है कि अब विवाद होने लगे हैं एक दो लोगों में आपस में, कि पहले से कोई ऐसी व्यवस्था है नहीं। अब करना चाहिए, या फिर अगर कॉलोनी वैध नहीं थी तो अनुमति नहीं देना चाहिए मकान बनाने के लिए। तो यहाँ अनुमति न दें तो लोग के बनाएंगे ही नहीं। तो लगातार जब क्या है वो टैक्स ले रहे हैं, अनुमति दे रहे हैं, तो उनको चाहिए कि बाकी सुविधाएं भी दें। क्या नाम सर आपका? मेरा जैनेंद्र अहरवाल। अभी तत्काल की भी समस्या है, कचरा गाड़ी तक नहीं आती यहाँ। हाँ, यहाँ पे लोग इधर उधर कचरा कहाँ फेंकें, को नगर पालिका क्षेत्र में है ये, कचरा गाड़ी नहीं आती यहाँ, कचरा। हाँ, स्ट्रीट लाइट नहीं है, पुलिस की गश्ती वगैरह भी नहीं होती है। वो क्या है आए दिन कभी चोरियों की घटनाएं भी होती है, तो ये सब सारी समस्याएं हैं। वहीं इस संबंध में वार्ड क्रमांक 4 के पार्षद दीनू बसेने ने दूरभाष पर चर्चा के दौरान बताया कि देवनगर में रोड, नाली और अन्य समस्याओं को लेकर उनके स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। इस संबंध में नगर पालिका अध्यक्ष का भी ध्यान आकर्षित कराया गया है। देवनगर में रोड, नाली और स्ट्रीट लाइट के लिए पत्र व्यवहार भी किया गया है। उम्मीद है कि जल्द ही रहवासियों को सभी तरह की सुविधाएं मिलेगी। वाराणसी वन विभाग में 28 दिसंबर को उस समय हड़कंप मच गया जब उनकी अभिरक्षा से रिमांड पर लिए गए 3 आरोपी में से एक आरोपी चकमा देकर फरार हो गया, जिससे पूरा अमला फरार आरोपी की पतासाजी में लग गया, परंतु शाम तक कहीं उसका पता नहीं चल पाया। 2 आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल दाखिल करा दिया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार दक्षिण सामान्य वन मंडल वन परिषद लालबर्रा कार्यालय के अंतर्गत बालाघाट से लालबर्रा मार्ग पर बीते दिनों वन विभाग वारासुनी लालबर्रा बालाघाट व उड़न दस्ते के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई कर बाघों की खाल के साथ 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें वन विभाग के द्वारा सभी आरोपियों के खिलाफ वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर सभी को वारासुनी न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था, जहां से 3 आरोपी ग्राम तिलई सेमरटोला जिला मंडला निवासी 40 वर्षीय बुधराम पिता नोहर पुसाम, ग्राम गुनेगांव थाना अंजनिया जिला मंडला निवासी 28 वर्षीय संजीत पिता चंवरसी कुसराम, ग्राम जैतपुर ढेकू तहसील नैनपुर थाना बमनी जिला मंडला निवासी 50 वर्षीय धनेश पिता राखी 15 की रिमांड लेकर विधिवत बालाघाट जिला कार्यालय में पूछताछ कर 28 दिसंबर को रिमांड समाप्त होने पर वारासुनी न्यायालय में तीनों आरोपियों को पेश करना था। इसी दौरान दोपहर में वन विभाग की अभिरक्षा से ग्राम जैतपुर ढेकू तहसील नैनपुर थाना बमनी जिला मंडला निवासी 50 वर्षीय धनेश पिता राखी 15 फरार हो गया, जिसकी सूचना लगते ही वन विभाग के अमले में हड़कंप मच गया और चारों तरफ पतासाजी करना वन विभाग के द्वारा प्रारंभ कर दिया गया, परंतु धनेश किसी के हाथ नहीं लगा। अंततः वह फरार हो गया, जिसके बाद जांच अधिकारी यशपाल मेहरा के द्वारा बाकी 2 आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायालय ने उन्हें जेल भेज दिया है। अभी जांच हमने 26 तारीख को इन लोगों को मौका स्थल पर जो इन्होंने बताए थे अपने प्राथमिक बयान में, मौका स्थल पर जिला मंडला के गांव गुनेगांव में लेके गए और इसमें जो आरोपी हैं चमर सिंह, इनके खेत की शिनाख्त थी इनकी निशानदेही पर। तो इनने बताया कि जिस जगह पर इन्होंने बाघ का शिकार किया था उसकी चमड़ा निकालने के बाद में जिस जगह गड्ढा खुदकर उसको गड़ाया था, दफन किया था, उस जगह पर पुनः जो है इन्हीं की निशानदेही पर पुनः जो है उस गड्ढे को खुदवाया गया और जब खुदने के बाद में हमको बाकी बाघ वन्य प्राणी बाघ के जो अवशेष थे वो हमने बरामद किए हैं, जिसमें मुंडी के बाद का पूरा हिस्सा, धड़ का हिस्सा हमने बरामद किया है, 4 पैर बरामद किए हैं, मुंडी बरामद की है और उसका विधि अनुसार आज मंडला में जो है गाइडलाइन के हिसाब से पीएम कराकर पुनः जो आज रिमांड के दिन जो है इनको माननीय न्यायालय में पेश किया। सर 3 लोगों को रिमांड पे लिया गया था, 2 को पेश किया गया और एक फरार हो गया कस्टडी से, ऐसी सूचना है। हाँ, वो थोड़ी सी चूक की वजह से, सुरक्षा तो पूरी थी, जो माननीय न्यायालय के निर्देश थे उन निर्देशों के परिपालन में पूरा का पूरा अमला काम कर रहा था, लेकिन हो सकता है कहीं थोड़ी चूक हो गई, इसका फायदा उठाकर या चकमा देकर वो व्यक्ति जो है हमारे कब्जे से बाहर फरार हो गया है। उसकी पतासाजी की जा रही है, जल्दी गिरफ्तार किया जाए। सर ये जो बाघ का जो चमड़ा खाल जो ये बेच रहे थे, इसके अलावा और कोई अवशेष बेचने की फिराक में थे? नहीं, इनका बेचने का तो मसला था ही नहीं, तो अंधविश्वास का एक दौर इनके दिमाग में था कि भाई बाघ की खाल से जो है पैसों की बारिश होती है, वर्षा होती है इत्यादि के संबंध में ये लोग इस तरफ जो है किसी पंडित की या ओझा की। कलेक्ट्रेट स्थित पंजीयन कार्यालय में इन दिनों अपनी भूमि का पंजीयन कराने पहुंचने वाले आवेदक सर्वर डाउन की समस्या के चलते परेशान हो रहे हैं। ई पोर्टल पर पंजीयन को लेकर की जाने वाली प्रक्रिया धीमी चल रही है, जिसके कारण कई आवेदकों को घंटों तक इंतजार करना पड़ रहा है। कई आवेदक तो ऐसे हैं जिन्हें सर्वर डाउन होने के कारण अगले दिन कार्यालय आना पड़ता है। सर्वर डाउन होने से सबसे ज्यादा समस्या उन ग्रामीणों को हो रही है जो मीलों दूर से रजिस्ट्री कराने कार्यालय पहुंच रहे हैं। आवेदक सुबह 10 बजे से कार्यालय के बाहर अपनी बारी के इंतजार में खड़े रहते हैं। कई बार सुबह से आए आवेदकों को दोपहर बाद रजिस्ट्री की प्रक्रिया के लिए बुलाया जाता है। करीब 10 दिनों से पंजीयन कार्यालय के सामने दर्जनों आवेदक अपनी बारी का इंतजार करते हुए देखे जा सकते हैं। लोगों का कहना है कि उन्होंने बताया गया कि सर्वर डाउन होने के कारण प्रक्रिया में देरी हो रही है, इससे काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। हालांकि विभाग का कहना है कि 1 अप्रैल 2023 से मध्य प्रदेश सरकार संपदा 2 लॉन्च करने जा रही है, जिसके लिए इन दिनों भोपाल मुख्यालय से पोर्टल के सॉफ्टवेयर को अपग्रेड किया जा रहा है, जिसकी वजह से यह समस्या आ रही है। रजिस्ट्री करवाने के लिए आया तो क्या हो पा रही कि नहीं हो पा रही है? अभी तो सर्वर डाउन है कि नहीं हो रही है। अच्छा, तो आज होने की संभावना है कि नहीं? पता नहीं भैया, सर्वर का तो हम पता नहीं सकते। फिर भी परेशानी जा रही है? परेशानी जा ही रही है। के लिए काफ़ी भीड़ जमा हुई है और लोगों के काम नहीं हो पा रहे हैं, क्या वजह है? संपदा 2 में सर्वर सॉफ्टवेयर में अपग्रेडेशन का काम चल रहा है और थोड़ा सॉफ्टवेयर में सर्वर की परेशानियों के कारण थोड़ी भीड़ बढ़ रही है।
सर तो कब तक सर्वर की प्रॉब्लम खत्म होगी? ये भोपाल में सभी ये काम चल रहा है और अब ये वहीं से बता पाएंगे कि कब तक कंप्लीट होगा। 24 लाख रुपए गबन करने के मामले में सिंडिकेट बैंक ब्रांच उकवा के मैनेजर निर्भय गुप्ता, सहायक प्रबंधक विजय करवेती, अविनाश कुमार लाहा, कैशियर जगदीश सिंह बिष्ट, नंदन एवं ईशान गुप्ता सहित 5 आरोपियों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास और प्रत्येक को 1-1 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। यह फैसला बैयर के विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश भूभास्कर यादव की अदालत ने सुनाया है। यह मामला वर्ष 2014-15 का है। विद्वान अदालत ने इस मामले से 3 आरोपियों को दोष मुक्त भी किया है। अभियोजन के अनुसार वर्ष 2014-15 में सिंडिकेट बैंक की एक ब्रांच उखवा जिला बालाघाट में संचालित थी, जहां प्रबंधक के पद पर निर्भय गुप्ता पदस्थ था। आरोपी निर्भय गुप्ता ने थाना बैयर में 24 अप्रैल 2015 को एक लिखित आवेदन देकर बताया था कि सिंडिकेट बैंक में एटीएम मशीन में पैसा डालने का कार्य SIS केस सर्विस प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है। 29 नवंबर 2014 को 12 लाख रुपए, दिनांक 23 दिसंबर को 6 लाख रुपए तथा दिनांक 7 जनवरी 2015 को 6 लाख रुपए एटीएम में डालने हेतु SIS के सर्विस लिमिटेड के कर्मचारी ईशान गुप्ता व उसके सहयोगी को दे दिया गया था, किंतु सिंडिकेट बैंक के कोऑपरेटिव ऑफिस के द्वारा 24 लाख रुपए का अंतर पाया गया, जिसे ईशान गुप्ता व उसके सहयोगी ने एटीएम में नहीं डाला और धोखाधड़ी की। निर्भय गुप्ता की सूचना पर थाना रूपझर में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर जांच अनुसंधान किया गया। बैयर के विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश भूभास्कर यादव की विद्वान अदालत में चले इस मामले में सिंडिकेट बैंक ब्रांच उकवा का मैनेजर निर्भय गुप्ता, पिता पुरुषोत्तम लाल गुप्ता 37 वर्ष ने द्वारकाधीश कॉलोनी इंदौर, सहायक प्रबंधक विजय करवेती, पिता BL करवेती 37 वर्ष अवंतिका बिहार रामनगर रामपुर जबलपुर, सहायक प्रबंधक अविनाश कुमार, पिता गोहीराम लाहा 30 वर्ष निम्ना जमशेदपुर झारखंड, कैशियर जगजीत सिंह बिष्ट, पिता जीवन सिंह बिष्ट 34 वर्ष नंदन अपार्टमेंट अशोक विहार दिल्ली और ईशान गुप्ता, पिता सुशांत गुप्ता 36 वर्ष इतवारीगंज बालाघाट निवासी दोषी पाए गए। विद्वान अदालत ने इन आरोपियों को धारा 409/120B के तहत अपराध में 10 वर्ष के कठोर कारावास और 50,000 रुपए अर्थदंड और धारा 467, 468 और 471 के तहत अपराध में 10 वर्ष के कठोर कारावास और 50,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। विद्वान अदालत ने इस मामले में आरोपी राजा फुलसुंगे, रूपेश फुलोके एवं नरेश श्रीवास को आरोप प्रमाणित नहीं होने पर आरोपित अपराध से दोषमुक्त किया। इस मामले में शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक अशोक बाट के द्वारा पैरवी की थी। मलाजखंड पुलिस ने अंतर्राज्यीय ट्रैक्टर ट्रॉली चोर गिरोह को गिरफ्तार करके पिछले माह ग्राम पौनी से चोरी किए गए ट्रैक्टर ट्रॉली और इस चोरी में उपयुक्त बोलेरो को जब्त करने में सफलता हासिल की। यह अंतर्राज्यीय चोर गिरोह में एक चोर झारखंड राज्य का भी है। इस गिरोह में आधा दर्जन से ज्यादा चोर शामिल हैं, जिनके पास से जब्त ट्रैक्टर ट्रॉली, घटना में उपयुक्त बोलेरो जिसकी कीमत 14,65,000 रुपए बताई। सभी चोरों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया गया है। आपको बताएं कि 22 नवंबर 2022 की रात्रि ग्राम पौनी निवासी अजय कुमार मंगलानी ट्रैक्टर ट्रॉली उनकी चोरी हो गई थी। मलाजखंड पुलिस ने उनके द्वारा की गई रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 191/22 में धारा 379 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की थी। अज्ञात आरोपी की पतासाजी हेतु मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया था। साथ ही CCTV कैमरे का भी विस्तृत अवलोकन किया गया। प्रकरण में मुखबिर तंत्र, साइबर सेल से प्राप्त जानकारी एवं CCTV फुटेज की मदद से ट्रैक्टर ट्रॉली गैंग के सरगना देवेंद्र उर्फ गोलू वित्त राम भरोसा चंद्रकार, एक 38 वर्ष, ग्राम भंडेरा, थाना देवरी, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ निवासी को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उसने अपने अन्य साथियों के साथ चोरी की वारदात को अंजाम देने के संबंध में बताया। देवेंद्र उर्फ गोलू चंद्रकार की निशानदेही पर उसके अन्य साथियों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर 22 नवंबर की रात्रि ग्राम पौनी से चोरी की गई ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया। इन चोरों ने ट्रैक्टर ट्रॉली को चोरी करने के बाद इसे चलाने के लिए ट्रैक्टर पर दूसरा नंबर लिखकर और ट्रॉली कलर बदल दिया गया था। मलाजखंड पुलिस ने 22 नवंबर की रात्रि इस ट्रैक्टर ट्रॉली को चोरी करने में उपयुक्त बोलेरो वाहन CG 21D459 D4590 भी जब्त किया। इस अंतर्राज्यीय चोर गिरोह में टेमेंद्र उर्फ गोलू, पिता राम भरोसा चंद्रकर, ग्राम भंडेरा, थाने देवरी, जिला बालोद, छत्तीसगढ़, विशाल, पिता सत्य प्रकाश माही 44 वर्ष, मकान नंबर 333 साहू लकड़ी टाल के पास, वैकुंठ नगर 2, कैंप 2 भिलाई, गणेश राम साहू 62 वर्ष,
ग्राम परसोली, तहसील डोंडी लोहारा, जिला बालोद, छत्तीसगढ़। भेष कुमार उर्फ बाबूराव रावते, पिता बलराम रावते, 22 वर्ष, ग्राम भंडेरा, तहसील डोंडी लोहारा, जिला बालोद, छत्तीसगढ़। निखिल, पिता योगेश कुर्रे, 21 वर्ष, वार्ड नंबर 11, दुर्गा मंच के पास, ग्राम भंडेरा, तहसील डोंडी लोहारा, जिला बालोद, छत्तीसगढ़। और प्रताप सिंह, पिता दारा सिंह सिख, 50 वर्ष, बोकारो, झारखंड निवासी है, जिनके पास से ट्रैक्टर महिंद्रा 415 DI XP प्लस कीमत 6,40,000 रुपये, ट्रैक्टर ट्राली 25 नंबर जिसकी कीमत 1,60,000, ट्रैक्टर हुड की कीमत 10,000, बोलेरो क्रमांक जिसकी कीमत 6 लाख रुपये। मलाजखंड पुलिस ने कुल मिलाकर 14,65,000 रुपये का मसूरका जब्त किया है। वाराणसी में कोरोना की संभावित लहर को देखते हुए 28 दिसंबर को विधायक प्रदीप जायसवाल ने सिविल अस्पताल वाराणसी का निरीक्षण कर विस्तृत रूप से समीक्षा की। इस दौरान विधायक जायसवाल ने पूरे चिकित्सालय का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लेकर भर्ती मरीजों से चर्चा कर उनका कुशलक्षेम जाना। वहीं व्यवस्था को लेकर BMO व स्टाफ से चर्चा की। साथ ही अस्पताल के अंदर डॉक्टर समय पर ड्यूटी पर उपस्थित न होने की शिकायत लगातार मिलने के बाद कहते हुए समय पर डॉक्टरों को उपस्थित होने के लिए निर्देशित भी किया। वाराणसी हॉस्पिटल जो है हर तरह से सुसज्जित हॉस्पिटल है हमारा, और इसमें जैसे पिछले बार कोरोना लहर में हमारे शहर के सभी लोगों ने मिलकर उसका सामना किया था। हर तरह से यहाँ पर व्यवस्थाएं बनाई थी और कोविड सेंटर में भी सारी सुविधाओं की व्यवस्था की गई थी, और उससे मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को जाने बचाएगी। अभी जैसे चौथी लहर की आशंका चल रही है, उसको देखते हुए आज हमने यहाँ पर समीक्षा की। हमारे SDM साहब भी हैं, सभी हमारे सभी समाज सेवी भी हैं, हमारे जनप्रतिनिधि भी हैं, और हमारा प्रयास है कि संभावित अगर चौथी लहर आती है उसके लिए हम पहले से तैयार हैं। और हमारे पास ऑक्सीजन के सिलेंडर भी हैं, कंसंट्रेटर भी है, ऑक्सीजन प्लांट भी हमारे चालू है। तो मुझे लगता है कि ऐसी किसी भी लहर में उसका सामना करने के लिए हम लोग सक्षम हैं।